बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। आज एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, खौफनाक कहानी के साथ। गुज़श्ता वीडियो में कहानी का पहला हिस्सा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। आज उस वीडियो का दूसरा हिस्सा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बराए मेहरबानी अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह करीम की मखलूक हैं, जिनका ज़िक्र कुरान शरीफ और अहादीस में मुतअद्दिद दफ़ा आ चुका है। आज की कहानी में एक ऐसे जिन का जिक्र किया जाएगा जो एक खूबसूरत लड़की के इश्क में मुब्तला होके उसकी आने वाली ज़िंदगी में बेशुमार मसाइब का, तकलीफ़ों का सबब बना। तो चलिए मज़ीद टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये दराज का लंबा चौड़ा आदमी जिस डब्बे में चढ़ा था, इससे मुल्हिक बोगी में एक बारात जा रही थी। बोगी रिजर्व थी, इसमें बारातियों के अलावा कोई मुसाफिर न था। रास्ते में बहुत से मुसाफिरों ने बोगी खाली देखकर इसमें चढ़ने की कोशिश की थी, तो इन्हें बड़ी मुश्किल से रोका गया था। अभी भी बड़े स्टेशन पर कुछ मुसाफिर इधर आने की कोशिश करते थे। अब इन लोगों ने बोगी के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए थे। कोई कितना ही दरवाज़ा पीटता ये न खोलते। बोगी में खूब हंगामा हो रहा था। बाराती अपनी पसंद की टोली बनाए बैठे थे। लड़के ताश खेले में मशगूल थे, लड़कियां गानों में मसरूफ़ थीं। यह तय किया गया था कि पूरी रात कोई सोएगा नहीं। यूं ट्रेन में वैसे भी नींद कहाँ आती है, लेकिन कुछ नींद के रसिया ऐसे भी थे जिन्हें सूली पर भी नींद आ जाती थी। जब ऐसे लोगों में से कोई सोने की कोशिश करता तो इसे फ़ौरन उठा दिया जाता, इसके ऊपर से कंबल खींच दिया जाता या लड़कियों से ढोलक लेकर उसके कान में बजाई जाती, तो वह बेचारा खसे आकर उठ जाता और कहता, मैं सो थोड़ी रहा था, मैं तो ऐसे ही लेटा हुआ था। लड़कों ने एक बंदे की ड्यूटी लगाई थी कि पूरी रात बोगी में घूम फिर कर देखेगा, इसे जहां भी कोई सोता हुआ नजर आए फौरन आके तला करे। इस बारात के मोमर लोग यानी दुल्हा के अब्बा, ताया, चाचा और मामू वगैरह, इन लोगों के हम उम्र दोस्त बोगी के एक कोने में अपनी महफिल जमाए हुए बैठे थे। किस्से कहानियां चल रही थीं, आप बीतियाँ और जग बीतियाँ सुनाई जा रही थीं। फिर तय हुआ हर शख्स अपनी ज़िंदगी का कोई नाकाबिले फरामोश वाक़या सुनाएगा। फिर बात होते होते जिन्नात पर आ ठहरी। सबसे पहले मैं आपको एक नहीं बल्कि दो वाक़यात सुनाऊंगा। फुरकान मामू ने अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह कंबल लपेटते हुए कहा, ये दोनों वाक़यात बिल्कुल सच्चे हैं, मैं बज़ाते खुद इनका ऐनी शाहिद हूँ। मामू, क्या आपने जिन देखे हैं? दुल्हा अकबर ने पूछा। अकबर को किस्से कहानियों से बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए जब इसे मालूम हुआ कि बड़ों की महफिल में किस्से कहानियाँ चल रही हैं और किस्से भी जिन्नात के, तो वह फ़ौरन छोटों की महफिल छोड़कर इधर आ गया। हाँ अकबर, न सिर्फ मैंने जिन देखे बल्कि इनमें से इनकी आवाज़ भी सुनी। फुरकान मामू बोले, ये अलीगढ़ की बात है और इन दिनों का जिक्र है जब मेरी उम्र 14 से 15 साल थी। हमारे महल्ले के एक बुज़ुर्ग सूफ़ी अमजद हुसैन फजर के वक्त गली के लोगों को नमाज के लिए बेदार किया करते थे। इनका तरीक़ाकार ये था कि वो जिस घर के सामने पहुँचे पहले इस घर के दरवाजे पर डंडे बरसाते, फिर इस घर के मकीन का नाम लेकर पुकारते, अरे ख्वाजा साहब उठ जाओ, नमाज का वक्त हो गया है। और जब तक अंदर से आवाज़ ना आ जाती, अच्छा सूफ़ी साहब उठ गया हूँ, इस वक्त तक वो आगे ना बढ़ते। सूफ़ी अमजद को मालूम था कि इस मोहल्ले के कितने लोग नमाज पढ़ते हैं। जो नमाज पढ़ने के आदी ना थे, बख्शते वो उन्हें भी नहीं थे। उनका दरवाज़ा भी इस वक्त तक पीटते जाते जब तक जवाब ना मिल जाता। नींद तो इनकी ख़राब होती थी, लेकिन वो सूफ़ी साहब का बिगाड़ कुछ नहीं दे सकते, बस लहाफ में तिल मिला कर रह जाते। सूफ़ी अमजद को सबसे ज़्यादा डॉक्टर तारक को उठाने में दिक्कत पेश आती थी। डॉक्टर तारक भी मज़े की चीज़ थे, पता नहीं उन्हें क्या बीमारी थी, वो बैठे बैठे सो जाते थे। मरीज़ की नब्ज़ पे इनका हाथ था,
मरीज़ बड़ी शद्दोमत से अपना हाल बयान कर रहा होता था और डॉक्टर तारक की गर्दन झुकती चली जाती थी। मरीज़ समझ रहा होता था कि वो नर्स पर हाथ रखे बड़ी तवज्जो से उनका हाल सुन रहे हैं, लेकिन वो हाल से बेखबर किसी और दुनिया में पहुंचे होते थे। मरीज़ चौंकता इस वक्त था जब डॉक्टर साहब की गिरफ्त नब्ज़ पर ढीली पड़ जाती और उनका हाथ बेजान होकर नीचे ढलक जाता और डॉक्टर साहब के खराटे सुनाई देने लगते। मरीज़ बेचारा उन्हें हिलाता, डॉक्टर साहब चौंक कर उठते और उससे पूछते, अच्छा ये बताओ खांसी तो नहीं? बेचारा मरीज़ फिर से शुरू हो जाता। इन डॉक्टर साहब के खराटे बड़े मशहूर थे। इनका घर हमारे घर के सामने था। वो खराटे इतनी ज़ोर से लेते थे कि हमारे घर तक इनकी आवाज़ आती थी, बल्कि पूरी गली में इनके खराटे गूंजते। इन डॉक्टर तारक को सूफ़ी अमजद को उठाने में बड़ी दिक्कत पेश आती, क्योंकि दरवाज़ा पीटे जाने की आवाज़ और ख़ुद इनकी आवाज़ डॉक्टर तारक के खराटों में दब जाती। सूफ़ी अमजद बेचारे उठा उठा कर तंग आ जाते। तब कहीं जाकर डॉक्टर तारक की मरील सी आवाज़ आती, अच्छा सूफ़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनकी आवाज़ सुनकर सूफ़ी साहब कहते, देखो दोबारा ना सो जाना। ये कहकर आगे बढ़ जाते। क्या उठकर दोबारा सो जाते थे? अकबर ने पूछा। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता था, फुरकान मामू ने जवाब दिया। सूफ़ी साहब जब लोगों को उठाकर वापस आते तो डॉक्टर तारक का दरवाज़ा एक मरतबा और बजाकर गुजर जाते। सूफ़ी साहब के अलावा एक पार्टी और नमाजियों को उठाने आती थी। ये लोग सूफ़ी साहब से पहले आते थे। इस वक्त गहरा अंधेरा छाया होता था। ये लोग ढोलक की थाप पर कुछ गाते हुए गुजर जाते। वो क्या गाते थे ये समझ ना आता। आवाज़ों से महसूस होता कि 3-4 आदमी हैं। ये लोग गाते बजाते तेज़ी से गली से गुजर जाते। ये कौन लोग थे किसी को मालूम न था। मोहल्ले के सब लोग उन्हें फ़कीर ही समझते थे। मैं इन दिनों 8वीं या 9वीं में पढ़ता था। मेरे हम उम्र लड़कों ने एक दिन प्रोग्राम बनाया, हमें भी मोहल्ले के लोगों को उठाने के लिए कुछ करना चाहिए। ढोलक किसी से मिलना तो मुश्किल थी, लिहाजा ये प्रोग्राम बना टीम के कनस्तर से ढोलक का काम लिया जाएगा और कोई कवाली गाते हुए गलियों से गुजर जाएंगे। मुझे एक शरारत सूझी। मैंने अपने दोस्तों को डराने का प्रोग्राम बना लिया। चुनाचे सुबह को जब मेरी ढोलक और गाने की आवाज़ से आँख खुली तो मैं खामोशी से ऊपर से उतर आया और दरवाजे की कुंडी खोलकर चुपचाप इन लोगों के करीब आने का इंतजार करने लगा। मैंने घर का दरवाज़ा न खोला था, दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ा था। मेरा प्रोग्राम ये था कि मेरे दोस्त जैसे ही करीब आएंगे मैं फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर शोर मचाता इनके सामने आ जाऊँगा। मैं उन्हें दहशत ज़दा करना चाहता था। वो लोग गाते बजाते जैसे ही मेरे घर के सामने आए, मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और चीख मारकर इन लोगों के ऊपर कूद गया। इन लोगों के ऊपर कूदते ही गाने बजाने की आवाज़ बंद हो गई और मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे टेप को हाई स्पीड पर चला दिया गया हो। बस ची चूँ चाँ की सी आवाज़ें सुनाई दी। मेरे दोस्त बड़े शरारती थे। मैंने सोचा कि ये खुद डरने के बजाय मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। गली में गहरा अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उन्हें पकड़ने के लिए ऐसे ही इधर उधर हाथ चलाए तो मेरे कानों में एक अजनबी आवाज़ पड़ी, हम वो नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त पीछे आ रहे हैं। इस आवाज़ को सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं गलती पर हूँ। मेरे दोस्त अभी नहीं आए थे। मैंने फ़कीरों की टोली को अपने दोस्त समझकर उन्हें डराया था। मैं गली की इस समत बढ़ा जिधर से इन लोगों ने आना था। चंद मिनटों के बाद मैंने गली के अगले सिरे पर फिर गाने बजाने की आवाज़ें सुनी। इस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि ये फ़कीरों की टोली नहीं थी, मेरे अपने ही दोस्त थे और मुझे जल्द वो दिखाई दे गए। मुझे इनकी इस शरारत पर बड़ा गुस्सा आया। मैं फ़ौरन वापस आया और फिर दौड़ता हुआ इनके नज़दीक पहुंचा। मेरे करीब पहुंचते ही फिर वो एकदम खामोश हो गए। मैंने गुस्से से कहा, यार कैसर, मुझे परेशान मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। अच्छा, तुम मानोगे नहीं? अच्छा, आ जाओ फिर हमारे साथ। गाने बजाने की आवाज़ फिर आने लगी। ये आवाज़ ज़रा फासले से आ रही थी। मैं इनके पीछे भागा। अब मुझे ताव आ गया था। इस मर्तबा नहीं छोड़ूंगा, इनमें से किसी एक को काबू कर लूँगा। मैं जैसे ही नज़दीक पहुँचा, गाना बजाना फिर बंद हो गया और आवाज़ आई, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पकड़ कर उठाओ। फिर मुझे बाजुओं से 2 लड़कों ने पकड़ लिया और तेज़ी से मुझे भगा कर ले चले। मुझे यह एहसास हुआ जैसे मैं उड़ रहा हूँ। मेरे घर से काफ़ी आगे उन्होंने मुझे छोड़ दिया।
तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे छोड़कर कहीं गायब हो गई। अब दूर तक कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा शायद मस्जिद पहुंच गए हैं। मस्जिद नज़दीक ही थी। मैं दौड़ता हुआ मस्जिद में पहुंचा। मस्जिद के दरवाजे में बल्ब जल रहा था। मैंने दरवाजे में खड़ा होकर मस्जिद के अंदर देखा। वो छोटी सी मस्जिद थी। इसमें मुश्किल से 40 से 50 नमाजियों की गुंजाइश होगी। मस्जिद बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैं वापस होने लगा तो मस्जिद के पेश इमाम मौलवी मुख्तार को दरवाजे की तरफ आते देखा। मैं फ़ौरन रुक गया। मैंने सोचा कि मौलवी मुख्तार से पूछूं कि यहाँ मेरे दोस्त तो नहीं आए। मौलवी साहब नज़दीक आते तो मैंने देखा कि वो कुछ गुस्से में हैं। मेरे कुछ सवाल करने से पहले ही बोले, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। इनके गुस्से से डरकर मैं वहाँ से भागा और सीधा अपने घर आकर सो गया। सुबह जब स्कूल जाने के लिए कैसर मेरे घर आया तो मैंने दरवाजे से निकलते ही इसे शिकायत की, यार तुम लोग बहुत अजीब हो, मुझे छोड़कर तुम लोग कहाँ चले गए थे? मुझे अगर साथ नहीं ले जाना था तो मुझसे साथ चलने का वादा क्यों किया था? कैसर मेरी बात सुनकर हैरान रह गया। बोला, फुरकान, हम लोग सुबह आए ही नहीं। मैं हमीद के घर गया, वो उठा ही नहीं। आवाज़ें दे दे के थक गया। इसके बाद राशिद के घर गया तो मालूम है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। रात को बुखार हो गया था। बस फिर मैं क्या करता, बोर हो गया, तुम्हारे घर भी ना आया। मैं जाकर खामोशी से सो गया। कैसे झूठ मत बोलो, फुरकान ने कहा। ये कहकर मैंने तफसील से पूरा वाक़या सुनाया और आखिर में मैंने तुम लोगों को मस्जिद तक जाकर तलाश किया। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। चलो राशिद घर चलो, वहाँ तुम्हें मालूम हो जाएगा। कैसर ठीक कह रहा था, इसने झूठ नहीं बोला था। इस बात की तस्दीक राशिद और हमीद से मिलकर हो गई। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि वो लोग कौन थे जिनसे फजर के वक्त मेरी मुलाकात हुई थी। स्कूल से आकर मैंने खाना वाना खाया और फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने चला गया। मस्जिद पहुंचा तो वहाँ इमामत मोहल्ले के एक बुज़ुर्ग करवा रहे थे। नमाज से फारग होकर मैंने एक नमाजी से मौलवी मुख्तार के बारे में पूछा। मौलवी साहब कहाँ हैं? इस नमाजी ने बताया, मौलवी साहब सख्त बीमार हैं। मैंने सवालिया अंदाज में पूछा, बीमार हैं? मैंने हैरत से कहा, सुबह तो मैंने उन्हें मस्जिद में देखा था। उस शख्स ने कहा, सुबह तुमने मस्जिद में कैसे देख ली, जबकि वो सुबह मस्जिद आए ही नहीं? सुबह चौधरी साहब ने नमाज़ पढ़ाई थी। अब मैं चकराया। मौलवी मुख्तार अगर मस्जिद आए ही नहीं तो सुबह मैंने किसको देखा था? उन्होंने बड़े गुस्से से कहा, जाओ घर, अभी हमारी नमाज हो रही है। तो नमाज किसकी हो रही थी? फुरकान मामू जब ये वाक़या सुनाकर खामोश हुए तो सबके चेहरे पर यह सवाल था, वो नमाज किसकी हो रही थी? अगर वो लड़के नहीं तो फिर कौन थे? फुरकान मामू, वो कौन थे? अकबर ने पूछा। वो जिन थे। फुरकान मामू ने अपने गिर्द कंबल को अच्छी तरह लपेटते हुए कहा। मामू फुरकान ने अपना किस्सा ख़त्म किया तो चंद लम्हों के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। बस गाड़ी चलने की आवाज़ आ रही थी। कहते हैं कि जब किसी महफिल में जिन्नात का जिक्र होता है तो वहाँ आस पास ही कोई जिन ज़रूर मौजूद होता है। हो सकता है ये बात सही ना हो सकता है महज लोगों का ख्याल हो, लेकिन इस वक्त ये बात बिल्कुल सही थी। इस बोगी में जिन्नात का जिक्र हो रहा था तो बराबर की बोगी में एक जिन मौजूद था। वो लंबा चौड़ा आदमी कंबल ओढ़े बड़ी खामोशी से गाड़ी के फर्श पे बैठा था। इस बोगी में टिकट कलेक्टर लोगों के टिकट चेक कर रहा था। टिकट चेक करते करते वो इस लंबे चौड़े आदमी के नज़दीक आया और बोला, अपना टिकट दिखाओ। इस लंबे चौड़ी आदमी ने जैसे सुना ही ना था, खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। तब टिकट कलेक्टर ने इसके कंबल को कोना पकड़ा, हिलाया और कहा, भाई टिकट दिखाओ। अब इस लंबे चौड़े आदमी ने अपना सर उठाया और खाली खाली नज़रों से टिकट कलेक्टर को देखा। जुबान फिर भी ना हिलाई। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी से टिकट दिखाओ। टिकट कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा। टिकट? इस लंबे चौड़े आदमी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। कलेक्टर ने जवाब दिया, हाँ भाई टिकट। क्या तुमने कभी टिकट नहीं देखा? ना जी, मुझे तो मालूम ही नहीं टिकट क्या होता है, मैंने कभी नहीं देखा। ज़रा दिखाएं तो कैसा होता है टिकट? इसके लहजे में बड़ी मासूमियत थी। टिकट कलेक्टर को यह सुनकर गुस्सा भी आया और हंसी भी आई कि किस देहाती से पाला पड़ गया। इसने बराबर बैठे एक मुसाफिर से कहा, जिसका वो टिकट अभी चेक कर चुका था, ज़रा अपना टिकट इन्हें दिखाना। अब वो तफरीह के मूड में आ गया था। अच्छा जी। इस मुसाफिर ने अपनी जेब में हाथ डाला लेकिन टिकट न था। फिर इस मुसाफिर ने अपनी सारी जेबें टटोल ली लेकिन टिकट ना मिला। पता नहीं जी किधर गया, अभी तो मैंने जेब में ही रखा था, मुसाफिर बोला। इस मुसाफिर से मायूस होकर टिकट कलेक्टर ने एक और मुसाफिर से कहा, आप बराए मेहरबानी अपना टिकट दिखाएं। इस मुसाफिर ने भी अपनी तमाम जेबें टटोल डाली लेकिन उसे भी टिकट ना मिला। इस तरह एक एक करके टिकट कलेक्टर ने सब मुसाफिरों से पूछ डाला लेकिन किसी की जेब से टिकट ना निकला। वो जिससे भी टिकट के लिए कहता वो मुसाफिर अपनी जेबें टटोल कर रह जाता।
बस टिकट कलेक्टर को ख्याल आया इसकी जेब में भी कुछ टिकट पड़े हैं। इसने अपनी जेब में हाथ डाला, फिर एक एक करके सब जेबें देख डाली, लेकिन टिकट ना मिलने थे ना मिले। टिकट कलेक्टर की पेशानी पर पसीने की बूंदें चपकने लगीं। ऐसी सूरत हाल कभी पैदा न हुई थी कि पूरी बोगी में एक मुसाफिर के पास भी टिकट न था, जबकि कुछ देर पहले सब ने अपने टिकट दिखाए थे। क्या हुआ जी, आपने मुझे टिकट दिखाया नहीं? इस लंबे चौड़े आदमी ने अपने चेहरे से कंबल हटाते हुए कहा। इसका चेहरा किसी छिपकली की तरह बिल्कुल जर्द था। टिकट कलेक्टर ने फौरन इसके चेहरे से नजरें हटा ली। इसका चेहरा देखकर जाने क्यों उसे खौफ सा महसूस हुआ। ठहरो, मैं दूसरी बोगी से टिकट लेके आता हूँ। यह कहकर टिकट कलेक्टर दूसरी बोगी में चला गया। इसके जाने के बाद वो लंबा चौड़ा आदमी भी उठा और मुसाफिरों ने इसे दरवाजे की तरफ जाते हुए देखा। 5 मिनट बाद वो टिकट कलेक्टर वापस आया। इसके हाथ में कई टिकट थे, लेकिन इस लंबे चौड़े आदमी की जगह खाली थी। किधर गया वो? टिकट कलेक्टर ने इसके करीब बैठे हुए मुसाफिर से पूछा। वो जो दरवाजे की तरफ गया था, इसने बताया। कलेक्टर दरवाजे की तरफ आया, वहां कोई न था। जिसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वहां भी कोई न था। गाड़ी बर्क रफ्तारी से चल रही थी। चलती गाड़ी से उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कलेक्टर ने बराबर की बोगी भी छान मारी, मगर वो कहीं नजर ना आया। फिर कलेक्टर वापस आया। अब उस बोगी में आया जिसमें बारात सफर कर रही थी। यह बोगी इस बोगी से मुल्हिक थी जिसमें वो लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। टिकट कलेक्टर ने सोचा, हो सकता है वो पीछे वाली बोगी में न गया हो, आगे वाली बोगी में चला गया हो। जब वो इस बारात वाली बोगी में आया तो मामू फुरकान अपना किस्सा खत्म कर चुके थे और सब दम बखूद बैठे थे। टिकट कलेक्टर ने इस लंबे चौड़े आदमी के बारे में इन लोगों से इस्तफसार किया। नहीं जनाब, इधर कोई ऐसा आदमी नहीं आया। मामू फुरकान ने टिकट कलेक्टर को बताया। मेरी समझ में नहीं आता वो इतनी सी देर में कहाँ गायब हो गया। क्यों, क्या हुआ? कोई ख़ास मसला हो गया? बड़ा ख़ास मसला जनाब, मैं तो परेशान हो गया हूँ। टिकट कलेक्टर ने पढ़े लिखे आदमी देखा तो सोचा कि इन लोगों को तफसील से इस आदमी के बारे में बताता हूँ। इन लोगों ने टिकट कलेक्टर को अपने दरमियान जगह दे दी। टिकट कलेक्टर ने जो इस पर गुजरी थी सारी कहानी सुना दी। इसका किस्सा सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले रह गए। आपने इसके साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? कुछ देर के बाद मामू फुरकान ने पूछा। नहीं, मैंने सिर्फ इससे टिकट ही मांगा था। जब उसने कहा कि कैसा होता है टिकट, ज़रा दिखाओ, तो मैंने इसके बराबर वाले मुसाफिर से टिकट मांगा। फिर मैंने पूरी बोगी का मुसाफिर से टिकट मांगा, लेकिन मुझे किसी के पास से टिकट ना मिला। हत्ता कि जो टिकट मेरी जेब में पड़े हुए थे वो भी गायब हो गए। फिर आप एक दूसरी बोगी में टिकट लेने चले गए। वहां से टिकट ले आए तो वो आदमी गायब था। मामू फुरकान ने कहा, यह अच्छा हुआ कि आपने इसके साथ कोई बदसलूकी नहीं की, वरना मुश्किल में पड़ जाते। क्यों मामू, क्या हो जाता? इस मर्तबा अकबर बोला। जाने क्या हो जाता, मामू फुरकान बोले। मैं आपका मतलब नहीं समझा जी, कलेक्टर ने परेशान होकर पूछा। आपको कुछ अंदाजा हुआ कि वो कौन था? मामू फुरकान ने सवाल किया। नहीं जी, कलेक्टर ने कहा, वो जिन था। मामू फुरकान ने बड़े इत्मीनान से कहा। इस इंकशाफ पर सारे बारातियों की सिटी गुम हो गई। टिकट कलेक्टर के जिस्म में अचानक सर्दी की लहर दौड़ गई। वो कप कपाने लगा। इसके मुंह से बमुश्किल निकला, जिन? फिर ये खबर बड़ी तेजी से गाड़ी में फैल गई कि गाड़ी में जिन आ गया है। गाड़ी में जिन, इस खबर को जो भी सुनता कप कपा के रह जाता। ये खबर एक मुसाफिर से दूसरे मुसाफिर, फिर एक बोगी से दूसरी बोगी में, यहां तक कि गाड़ी तक पहुंच गई। गाड़ी अपनी बर्क रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। सर्दी और शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। इस छिपकली जैसी रंगत के आदमी को पूरी गाड़ी में तलाश कर लिया गया था, लेकिन वो कहीं ना मिला। जितने मुसाफिर भी कंबल ओढ़े बैठे या लेटे थे, इन सब के चेहरे अच्छी तरह देख लिए गए, लेकिन इस छिपकली जैसी रंगत वाले पूरे सरार आदमी का कोई पता न चला। रेलवे पुलिस का अमला जो इस गाड़ी के साथ चल रहा था, इसने टिकट कलेक्टर के साथ अच्छी तरह एक एक डब्बे की तलाशी ली। एक एक मुसाफिर चेक किया, लेकिन वो पुरस्कार बंदा हाथ ना आया। बारात वाली बोगी में खौफ व हरास फैल चुका था। ख़वातीन गाना भूल गई थीं और कंबलों में घुसी एक दूसरे से चिमटी हुई थी। बोगी के दरवाजे तो बंद थे ही। अब रात के 3 बज चुके थे। गाड़ी किसी गोली की रफ्तार से उड़ती जा रही थी। राशिदा टॉयलेट जाने के लिए बेचैन हो रही थी। राशिदा दूल्हा अकबर की छोटी बहन थी। वो 20-22 साल की एक पुरकशिश लड़की थी। इसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी मेरे साथ टॉयलेट चलें, मैं अकेली नहीं जा सकती, मुझे खौफ आ रहा है।
अरे खौफ किस बात का, राशिदा की अम्मी ने उससे उठते हुए कहा। ये फुरकान मामू तो हर जगह जिन नज़र आते हैं। लोग चांद पर पहुंच चुके हैं और हम लोग अब भी जिन भूतों के चक्कर से नहीं निकले। आओ मेरे साथ। राशिदा की अम्मी टॉयलेट तक इसके साथ गईं। फिर उन्होंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और बोली, जाओ अम्मी आप यहीं रुकें, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर राशिदा टॉयलेट में दाखिल हो गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद किए अभी एक लम्हा ही गुजरा था कि राशिदा बुरी तरह चीख उठी और टॉयलेट से भागती हुई बाहर आ गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की किस्त यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की एपिसोड पसंद आई हो, बराए मेहरबानी लाइक करें, कमेंट करें और अपने ख़यालात का इजहार करें। इंशाल्लाह आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी। ज़िंदगी रही तो। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।